9वीं क्लासेस जींद में आप सबका स्वागत है। बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल से संबंधित हम पढ़ रहे थे। आज इसी में हम आगे बढ़ रहे हैं लॉर्ड वेल्जली से संबंधित। तो देखिए, इसमें लॉर्ड वेल्जली का ये फोटो दिखाया गया है और सबसे मेन बात यहाँ पर क्या है कि लॉर्ड वेल्जली को आप कह सकते हैं यहाँ पर बंगाल का शेर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? बंगाल का शेर कहा जाता है। बंगाल का शेर इसलिए कहा जाता है क्योंकि बंगाल के बहुत से क्षेत्र पर इसने अपना अधिकार जमाया था और वहाँ पर जितने भी भारतीय आप कह सकते हैं जमींदार थे, भारतीय कृषक लोग जो थे, उनके ऊपर भी अपना इन्होंने अधिकार रखा और उन्होंने उनका काफ़ी शोषण किया। और इसी दौरान इन्होंने यहाँ पर एक मुख्य रूप से जो संधि चलाई, उस संधि का नाम था सायक संधि। सायक संधि जो थी ये लॉर्ड वेल्जली के समय में शुरू हुई, लेकिन इससे पहले गवर्नर डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने इस सायक संधि को शुरू किया था, या आप कह सकते हैं उसके लिए प्रयास किया था, लेकिन पूर्ण रूप से लागू किया लॉर्ड वेल्जली ने। यहां पर कुछ सायक संधि संबंधी बातें हम करते हैं कि सबसे मेन बात इसमें क्या थी कि सायक संधि के द्वारा क्या हुआ था कि जो भी भारतीय राजा थे या भारतीय शासक जो थे, उनको सबसे पहले अपनी जो भी सेना जो थी उसको क्या करना पड़ेगा? भंग करना पड़ेगा। यानी अपनी सेना नहीं रखनी पड़ेगी और उन्हें केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रह करके ही आप कह सकते हैं सेना रखनी होगी। यानी अंग्रेजी कंपनी क्या करती थी? उन्हें सैन्य व्यवस्था प्रदान करती थी और सैन्य व्यवस्था प्रदान करके उस राजा को ही उनका क्या करना पड़ता था? वेतन देना पड़ता था। यानी अपनी राजाओं को अपनी सेना भंग करके अंग्रेजी सेना को अपने राज्य में स्थापित करना था। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर जो भी अगर कोई भी आंतरिक विद्रोह होता था, कोई भी आंतरिक विद्रोह होता था भारतीय रियासतों के बीच में, तो अंग्रेजी सेना आप कह सकते हैं या अंग्रेजी अधिकारी या ईस्ट इंडिया कंपनी उनके बीच में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये बात भी सायक संधि में रखी गई थी, लेकिन इस बात पर ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी आप कह सकते हैं सफल साबित नहीं हुए, या कह सकते हैं उन्होंने इस बात को कंप्लीट नहीं किया। इसी दौरान अगर बात करें कोई भी आंतरिक विवाद होता, कोई भी आंतरिक विवाद होता, उस आंतरिक विवाद में जो अंग्रेजी सेना है वो हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये बात भी मुख्य रूप से रखी गई थी। इसके बाद यहाँ पर जो भी व्यापारिक मामले थे या जो भी राजनीतिक मामले थे, उन राजनीतिक मामलों को सुलझाने के लिए उस देशी राजा को या बोल सकते हैं वहाँ के शासक को अपने क्षेत्र में एक अंग्रेजी रेजिडेंट रखना होता था और उसी अंग्रेजी रेजिडेंट के माध्यम से ही या अनुमति लेकर के उससे आप कह सकते किसी राज्य के साथ या किसी प्रांत के साथ वो क्या कर सकता था? संधि या समझौता कर सकता था। तो ये थी सायक संधि में संबंधित बातें। इसके बाद इस सायक संधि के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना होता था और उस अंग्रेज रेजिडेंट को रख करके जो भी यूरोपियन कंपनी के साथ कोई भी संधि समझौता करना पड़ता तो उस अंग्रेज रेजिमेंट की क्या करनी पड़ती थी? अनुमति लेनी पड़ती थी। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ ऐसे भारत के क्षेत्र थे या ऐसे प्रांत थे या ऐसी देशी रियासतें थे जिन्होंने सायक संधि को क्या किया? स्वीकार किया। जैसे सबसे पहले हैदराबाद रियासत जो थी उसने सायक संधि को स्वीकार किया सितंबर 1798 ईस्वी में। इसी प्रकार मैसूर ने भी क्या किया? 1799 ईस्वी में क्या किया? सायक संधि को स्वीकार किया। और 1799 ईस्वी में आप बोल सकते हैं चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। हैदर अली, आप कह सकते हैं हैदर अली के पुत्र जो थे टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच, और इस युद्ध के दौरान श्रीरंगपट्टनम की राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान क्या हो गए थे? वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इसी प्रकार तंजौर ने भी सायक संधि को स्वीकार किया अक्टूबर 1799 ईस्वी में। अवध ने कब स्वीकार किया? अवध ने स्वीकार किया नवंबर 1801 ईस्वी में। पेशवा ने कब स्वीकार किया, यानी मराठों ने कब स्वीकार किया? तो आप बोल सकते हैं 1803 ईस्वी में। और बरार या भोंसले आप बोल सकते हैं जो दक्षिण भारत का एक क्षेत्र था, प्रांत था, उसने कब स्वीकार किया? दिसंबर 1803 ईस्वी में। और ग्वालियर या सिंधिया ने कब स्वीकार किया? 1804 ईस्वी में।
यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला आप कह सकते हैं देशी रियासत कौन सी थी या पहला प्रांत कौन सा था, तो आप बोल सकते हैं हैदराबाद। हैदराबाद रियासत भी बोल सकते हैं जिसने सहायक संधि को स्वीकार कब किया, 1798 ईस्वी में। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर सहायक संधि को स्वीकार करने वाले कुछ अन्य राज्य भी थे, जैसे जोधपुर था, जयपुर था, मछेड़ी था, बूंदी और भरतपुर। ये सभी क्षेत्र क्या थे, आप बोल सकते हैं सहायक संधि को स्वीकार करने वाले थे। और ज्यादातर जो आप कह सकते हैं सारे के सारे क्षेत्र जो है राजस्थान से संबंधित हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसी लॉर्ड वेल्जली के समय में, लॉर्ड वेल्जली के समय में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। कब की गई, आप बोल सकते हैं 1800 ईस्वी में। इस फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इसलिए की गई क्योंकि यहां पर जो सिविल सेना से संबंधित या सिविल सेवा जो थे उससे संबंधित जो युवकों को भर्ती किया गया था, तो उनको प्रशिक्षण देने के लिए कलकत्ता में क्या स्थापित किया गया था, फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया, 1800 ईस्वी में। और किसके समय में स्थापित किया गया, तो आप बोल सकते हैं लॉर्ड वेल्जली के समय में। जैसा मैंने आपको बताया था कि चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में किसके समय में हुआ था, लॉर्ड वेल्जली के समय में। और इस युद्ध के दौरान किसकी मृत्यु हो गई थी, तो आप बोल सकते हैं टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, या वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को की रक्षा करते हुए। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध भी इसी के समय में हुआ, यानी लॉर्ड वेल्जली के समय में दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। 1803 से लेकर के 1805 ईस्वी तक चला। इसके अंदर क्या थे, अंग्रेज थे। और इसके साथ साथ अगर बात करें हम कौन थे, सिंधिया और बोल सकते हैं भोंसले, यानी दक्षिण भारत के कुछ प्रांत थे, सिंधिया या ग्वालियर का क्षेत्र, भोंसले जो प्रांत था, इन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों के खिलाफ क्या आप कह सकते हैं आवाज उठाई, अंग्रेजों के खिलाफ आप कह सकते हैं युद्ध लड़ने की घोषणा की। और इसी दौरान यहां पर एक देवगांव की संधि हुई और उस संधि के तहत, देवगांव की संधि के तहत ये युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। और इस प्रकार से दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय में लड़ा गया, लॉर्ड वेल्जली के समय में। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर 1801 ईस्वी में लॉर्ड वेल्जली ने किसको स्थापित किया, तो आप बोल सकते हैं मद्रास प्रेसिडेंसी को क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। इसके बाद अगर हम बात करें इसी लॉर्ड वेल्जली के समय में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी या ब्रिटिश जो थे, उनका राजनीतिक परचम बहुत ज्यादा लहराया था और इसे क्या कहा जाता है, बंगाल का शेर कहा जाता है। इसके बाद हम बात करें यहां पर 1805 ईस्वी में दोबारा कौन आए, आप बोल सकते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस आए। लेकिन 1805 ईस्वी में जब ये आए तो इनका क्या था, ये दूसरा कार्यकाल था और इनकी मृत्यु हो गई थी 1805 ईस्वी में। और कहां पर हुई, वो गाजीपुर में हुई। और गाजीपुर कहां पर है, यूपी में है। बिल्कुल यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसे कौन से गवर्नर जनरल थे जिनकी मृत्यु गाजीपुर में हुई या आप कह सकते हैं भारत में हुई, तो आप बोल सकते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब हुई, 1805 ईस्वी में, जब उनका दूसरा कार्यकाल यहां पर प्रारंभ हुआ था। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर नेक्स्ट गवर्नर जनरल हैं जिनका नाम है सर जॉर्ज वर्लो। इन्होंने 1805 से लेकर के 1807 तक इस बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। इसके समय में क्या हुआ, सबसे मेन जो आप कह सकते हैं घटना घटी, वो घटना कौन सी थी, वेल्लोर के सिपाहियों का विद्रोह 1806 ईस्वी में हुआ। वेल्लोर कहां पर है, तो आप बोल सकते हैं तमिलनाडु में है। और यहां पर यह विद्रोह क्यों हुआ था, यह विद्रोह इसलिए हुआ था कि यहां के जो सैनिक जो थे उनको धार्मिक वस्त्र पहनने, कानों में बालियां पहनने और आप कह सकते हैं जाति आप कह सकते हैं सूचक शब्दों का प्रयोग करने, जाति चिन्ह लगाने, इन चीजों का आप कह सकते हैं अंग्रेजी सरकार ने कहा था कि आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी या उनके लिए अनिवार्यता लागू कर दी कि आपने सब काम करने पड़ेंगे। लेकिन यहां पर इस वेल्लोर के सिपाहियों ने इन चीजों को करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। और इस प्रकार से ये विद्रोह क्या हो गया, भड़क गया। और ऐसा कब हुआ, 1806 ईस्वी में हुआ। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर लॉर्ड मिंटो प्रथम, ये भी एक बंगाल के गवर्नर जनरल थे जो आप बोल सकते हैं 1807 से लेकर के 1813 ईस्वी तक इन्होंने यहां पर कार्य किया।
इसके समय में एक महत्वपूर्ण संधि हुई, जिस संधि का नाम बोल सकते हैं अमृतसर की संधि। इस अमृतसर की संधि जो हुई थी, आप बोल सकते हैं महाराणा रणजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो प्रथम, या आप कह सकते हैं लॉर्ड मिंटो प्रथम के बीच हुई। और इस संधि के खास बात क्या थी कि जो सतलज नदी जो है, सतलज नदी जो है उसका पूर्वी भाग जो है, उस पूर्वी भाग पर अधिकार किसको दे दिया गया? आप बोल सकते हैं अंग्रेजों को दे दिया गया, या फिर बोल सकते हैं सौंप दिया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अमृतसर की संधि कब हुई? 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में। उस समय बंगाल के कोर गवर्नर थे, तो उनका नाम क्या था? लॉर्ड मिंटो प्रथम। इसके बाद इसी के समय में आप बोल सकते हैं 1813 का चार्टर एक्ट पारित किया गया। 1813 का चार्टर एक्ट किसके समय में पारित किया गया? तो आप बोल सकते हैं लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय में 1813 चार्टर एक्ट पारित किया गया। इसके बाद बात करते हैं, इस चार्टर एक्ट में क्या था कि कंपनी का अधिकार 20 वर्षों के लिए दोबारा से बढ़ा दिया। यानी कंपनी जो है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में 20 वर्षों तक व्यापार कर सकती है, और वो भी किस रूप में? आप कह सकते हैं निःशुल्क रूप में या फ्री रूप में वो काम कर सकती है। इसके साथ साथ कंपनी का व्यापार, इसके साथ साथ अगर हम बात करें यहां पर कंपनी का जो व्यापार है, कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया यदि चाय और चीन से जो व्यापार किया जाता था उस पर क्या रहा? एकाधिकार बना रहा। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो कंपनी जो है, उस कंपनी पर भारतीय व्यापार पर क्या होगा? एकाधिकार तो समाप्त हो गया, लेकिन चीन से जो व्यापार होता था और जो आप कह सकते जिसमें खासकर चाय का व्यापार होता था, उस पर क्या रहा? एकाधिकार बना रहा। व्यापारिक लेन देन था, राजस्व खाते क्या हो गए? आप कह सकते हैं अलग अलग रखे गए। चाहे व्यापारिक बातें हो, चाहे आप कह सकते हैं भू राजस्व या लगान लेने की बात हो, तो वो सब क्या होगी? अलग अलग हो गई। तो यहां पर कहने का मतलब क्या था कि 1813 का जो चार्टर एक्ट था वो भारतीयों के लिए कुछ हद तक ठीक भी था और कुछ हद तक आप कह सकते गलत भी था, क्योंकि यहां पर कंपनी का जो अधिकार था वो 20 वर्षों के लिए पुनः बढ़ा दिया गया था। इसके बाद बात करते हैं, यहां पर ये देख सकते हैं आप, इसके बाद हम बात करते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में। 1813 से 1823 ईस्वी तक इसका क्या था? कार्यकाल था। यानी लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 ईस्वी तक रहे। इनके समय में क्या हुआ? तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1817 से 1818 ईस्वी में। और इस युद्ध के दौरान अगर बात करें तो मराठे क्या हो गए? हार गए, पराजित हो गए, और इन मराठों का पूर्ण रूप से क्या हो गया? भारत से आप कह सकते हैं अंत हो गया। ऐसा कब हुआ? तो आप बोल सकते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ। और कब हुआ? जो युद्ध हुआ था 1817 से 1818 ईस्वी में, इन सब का क्या हो गया? अंत हो गया। और इन्होंने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को क्या कर दिया? पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। यानी प्रेस पर लगे प्रतिबंध को इसने क्या किया? समाप्त कर दिया। इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित, जो 1828 से लेकर के 1835 ईस्वी तक भारत के क्या रहे? आप बोल सकते हैं ये यहां पर आकर के क्या बन गए थे? भारत के गवर्नर जनरल। लेकिन किसके तहत बने थे? तो यहां पर आप बोल सकते हैं 1833 चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और पूछा गया बहुत बार एसएससी में, सीजीएल में, एचएसएससी के अंदर, कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है? तो उनका नाम क्या होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लेकिन किस चार्टर एक्ट के तहत उन्हें आप कह सकते हैं भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो आप बोल सकते हैं 1833 चार्टर एक्ट के तहत उन्हें बंगाल के गवर्नर से बदल करके क्या बनाया गया? भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और ये भारत के क्या थे? पहले गवर्नर जनरल थे। इसी के समय की बात करें तो 1803 ईस्वी में जब ये आप बोल सकते हैं बंगाल के गवर्नर थे, तो उस समय कहाँ के आप कह सकते हैं साथ में गवर्नर भी थे, ये मद्रास के गवर्नर भी थे। इसके बाद हम बात करते हैं, यहां पर ये देख सकते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक जी हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लॉर्ड विलियम जो बेंटिक हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक,
इस लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय की अगर बात करें हम, तो इस दौरान क्या हुआ था, एक तो यहां पर सती प्रथा को समाप्त किया गया था। सती प्रथा का क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया। आप बोल सकते हैं 1828 ईस्वी में जो इनका कार्यकाल था, उसके ठीक एक साल बाद 1829 ईस्वी में एक भारतीय समाज सुधारक थे जिनका नाम था राजा मोहन राय। उस राजा मोहन राय ने इस बुरी प्रथा को देख करके 1829 में इस लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से क्या कर दिया, बंद कर दिया या समाप्त कर दिया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि राजा मोहन राय के भाई जो थे वो उनकी मृत्यु हो गई थी, और मृत्यु होने के बाद उनकी बाबी क्या हो गई थी, सती हो गई थी। यानी समाज के अंदर एक प्रचलन, आप कह सकते हैं प्रचलन था, या आप कह सकते हैं कि रिवाज था कि पति के मरने के बाद उसे उसकी चिता के साथ ही रखा जाएगा, चिता के साथ ही डाल दिया जाएगा। तो आप इस तरह की कुछ तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर सती प्रथा में ये चीजें होती थी कि उस चिता में उसकी जो पत्नी होती थी उसको रख दिया जाता था, उसको साथ उसमें जला दिया जाता था। ये समाज के लोगों के द्वारा जबरदस्ती ऐसा किया जाता था। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर इसी लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय की बात करें, तो इसी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया था, शिशु बालिका जो वध है उसका क्या कर दिया, अंत कर दिया। यानी छोटे बच्चों का आप कह सकते हैं वध किया जाता था, तो उसका भी क्या कर दिया, इसने अंत कर दिया। यहां पर हम कुछ तस्वीरों के साथ इसको देख सकते हैं। ये था शिशु बालिका वध का एक चित्र है, जिसमें आप कह सकते हैं छोटे बच्चों को जबरदस्ती आप कह सकते हैं मारा जाता था या उनकी हत्या कर दी जाती थी। इसके बाद अगर हम बात करें, यहां पर ये चित्र आप देख रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया था, ठगी प्रथा, ठगी जो प्रथा थी उस ठगी प्रथा का भी क्या कर दिया, अंत कर दिया। अब ठग किस प्रकार के होते थे, ये ठग बड़े विचित्र होते थे, बड़े आप कह सकते हैं अलग टाइप के होते थे। एक झुंड में रहते थे, 50-60 व्यक्ति मिलकर के एक ठगी का काम करते थे, और जो भी बड़ा साहूकार दिखाई देता था, जो भी बड़ा व्यक्ति दिखाई देता था, उसको अजीब अजीब तरह से ठगने का कार्य करते थे, और उसके बाद उसे ठग करके अपने साथ ले जाते थे। इस तरह से उनका एक चित्र आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, यहां पर जो 1833 का चार्टर अधिनियम है उसकी कुछ बातें यहां पर बताई गई हैं। जैसे ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक आप कह सकते हैं कदम साबित हुआ, या एक आप कह सकते हैं अच्छा साबित हुआ, क्योंकि यहां पर ब्रिटिश भारत का क्या किया गया, केंद्रीकरण किया गया। इसकी कुछ विशेषताएं, जैसे यहां पर बंगाल के गवर्नर को भारत का क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। सभी, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां क्या होगी, निहित होगी। यानी जितने भी सैनिक शक्तियां थी, जितने भी नागरिक थे, वो सारे के सारे किसके अंडर में आ गए, भारत के गवर्नर जनरल के अंतर्गत शामिल हुए। इसी अधिनियम के द्वारा पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण हुआ जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर क्या हो गया, नियंत्रण। यानी जो भी क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन था, यानी आप कह सकते हैं एक गुलाम भारत बोल सकते हैं, या ब्रिटिश इंडिया के अधीन जो क्षेत्र जो था उस पर क्या हो गया, पूर्ण रूप से अधिकार हो गया। और इसमें पहले गवर्नर जनरल आप कह सकते हैं भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे, तो उनका नाम क्या था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसी लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित अगर बात करें तो कुछ हद तक ये बोल सकते हैं भारतीयों के अंदर जो कुप्रथाएं जो थी उनका इन्होंने अंत किया, और कुछ ऐसी बातें भी रखी जिन्होंने 1833 चार्टर एक्ट के तहत जो भारतीयों के लिए अच्छी साबित भी नहीं हुई। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया सती प्रथा से संबंधित है। एक सती प्रथा से संबंधित क्वेश्चन आता है कि सती प्रथा को बंद करने का पहला प्रयास किसने किया था, तो मराठा पेशवा और अकबर ने भी सती प्रथा को बंद करने का प्रयास किया था। लेकिन यहां पर पूर्ण रूप से समाप्त किसने करवाया, तो राजा मोहन राय ने, जो भारतीय समाज सुधारक थे, उन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से इसको क्या करवा दिया, समाप्त करवा दिया। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकॉले की सहायता से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का क्या किया, प्रचार व प्रसार किया। उन्होंने कहा कि भारत के अंदर जो भी अंग्रेजी शिक्षा उसको अगर लागू किया जाएगा तो भारत के बहुत से व्यक्ति इस अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित होकर के अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं, जिसके अंतर्गत भारत के कुछ
जो पढ़े लिखे नौजवान थे या पढ़े लिखे जो साथी थे, उन्होंने इस अंग्रेजी शिक्षा को अपनाया और अपना करके कहीं पर वकालत की, कहीं पर आसपास छोटे मोटे क्षेत्रों में अपना कार्य किया और बाद में इस अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार ज़्यादा किया गया। लेकिन भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो अंग्रेजी को नहीं जानते थे, तो उन्होंने अपनी अपनी क्षेत्र या अपने अपने स्थानीय क्षेत्र के हिसाब से अपनी भाषा को प्राथमिकता दी। तो यहाँ पर जितना भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया वो सारा का सारा वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।